हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल के बारे में। ये क्या है, ये क्यों होती है, इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है और कैसे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इसको ठीक किया जा सकता है। आज इन सब के बारे में बात करेंगे। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्मिता नरम मैम, जो कि एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है। चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड। नमस्कार। मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं रूपाली पिछले 35 साल से ज़्यादा समय से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने आयुष शक्ति चेन ऑफ क्लिनिक शुरू की है, जो विश्व भर में करीब 150 क्लिनिक हमने बनाए वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर के साथ और इंडियन डॉक्टर के साथ। तो भारत में, यूरोप में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड, इटली, ये सारे कंट्रीज़ में, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पे हमारे क्लिनिक है। हमने करीब 18 लाख से अधिक लोगों को बहुत मदद की है सेहत पाने में। और मैंने खुद पर्सनली 35 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं विश्व भर में, अमेरिकन, यूरोपियन और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स में। बिल्कुल मैम, सबसे पहले जैसे आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी इन मेल और फीमेल के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या है। रूपाली, ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो 6 महीने तक यदि कोई कपल, या कभी भी 6 महीने तक यदि कोई कपल ट्राई करता है, महिलाओं के 15वें दिन में रफली ओव्यूलेशन होता है। किसी को 14 से 16 के दिन में ओव्यूलेशन होता है। तो उस दौरान हमने किसी कपल ने संभोग रखा, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, और वैसे 6 महीने तक ट्राई करने के बावजूद भी ना हुई, तो फिर वो क्लिनिकली ऐसा माना जाता है कि इनको अभी बांझपन यानी कि डिफ़िकल्टी है कंसीव होने में, तो उनको कुछ करना पड़ेगा। जी मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हमने जाना कि इनफर्टिलिटी क्या है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों कोई भी कंसीव नहीं कर पाता है नॉर्मली सिचुएशन। बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि महिलाओं में PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, वो ट्यूब ब्लॉक, किसी किसी को प्रेगनेंसी होती है लेकिन अबॉर्शन हो जाते हैं, बहुत सारे हैबिचुअल अबॉर्शन बोलते हैं उसे, या एंडोमेट्रोसिस यानी गर्भाशय के अंदर के एंडोमेट्रियम के जो सेल्स है वो एक्चुअली गर्भाशय के बाहर चले जाते हैं और उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। कई बार AMH यानी कि आजकल बहुत हम लोग करियर ओरिएंटेड हो गए, तो 35-40 के बाद ट्राई करना शुरू करते तो ओवरी का फंक्शन ही डाउन हो जाता है, और किसी किसी को बिना कोई वजह ही प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये फीमेल का हो गया। और इन जनरल मेल में जो है कि अजूस्पर्मिया यानी बिल्कुल काउंट नहीं होना, या ओलिगोस्पर्मिया कम काउंट होना, मोटिलिटी लो होना, तो ये सब कारण होते हैं। तो ये तो मॉडर्न के हिसाब से, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि इन जनरल आयुर्वेद के हिसाब से 2 ही कैटेगरी के कारण रहते। एक रहता है जहाँ पे ब्लॉक है, फाइब्रोइड भी उसी में आ जाता है। फीमेल में किसी को फाइब्रोइड की वजह से भी दिक्कत आती है। तो जब ब्लॉकेज होता है तो उसमें PCOS, फाइब्रोइड, ट्यूब ब्लॉक, एंडोमेट्रोसिस, ये सब उस कैटेगरी में। और ब्लॉकेज होने के कारण है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये सब कारण होते हैं। और कभी कभी डीजनरेशन होना, यानी कि तो वो AMH लो यानी ओवरीज फंक्शन नहीं करना, वो डीजनरेशन में हो गया, प्रीमेच्योर मेनोपॉज वगैरह। वैसे ही पुरुषों में सेम कारण रहते हैं कि उनकी जो सिस्टम है, टेस्टिकुलर सिस्टम, उसमें ब्लॉक होने की वजह से नॉर्मल हार्मोन होने के बावजूद भी शुक्राणु पैदा नहीं होते और सीमेन टेस्ट अच्छी नहीं आती। किसी किसी को ये ब्लॉक सब ठीक हो के ब्लॉक हो के नहीं होता, किसी को एक्चुअली बचपन से ही हार्मोन कम हो करके टेस्टिकुलर्स बहुत छोटी होती है और उसकी वजह से, डीजनरेशन की वजह से शुक्राणु पैदा ही नहीं होते। तो इस प्रकार से 2 कैटेगरी के हैं, ब्लॉकेज और डीजनरेशन। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कारणों के बारे में, आपने कहा कि नेचुरल भी जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली पैदा ही नहीं होते, इस तरीके से भी आपने कहा। मैं जानना चाहूँगी क्या स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इसका कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि एक कारण है स्ट्रेस। ऑफ कोर्स स्ट्रेस की वजह से हार्मोन पे बहुत बुरा असर आता है और हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो ही जाता है। पर उसके अलावा लाइफस्टाइल, डाइट भी काफ़ी मायने रखता है, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, रेगुलरली योगा वगैरह ना करना, या बेसिक एक्सरसाइज। मैं तो बोलती हूँ मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा, स्ट्रेचिस, थोड़ा वेट ट्रेनिंग
और थोड़ी सी एरोबिक कार्डियो टाइप की चीज़ें, रनिंग या डांसिंग या तो स्विमिंग इस टाइप की। तो इसका एक अच्छा सा कम्बिनेशन करके रेगुलर करते रहना चाहिए तो सेहत अच्छी रहती है। तो वो ना करना, या डाइट में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने वाली चीज़ें खाते रहना, जी। गेहूँ या तो मांसाहार से भी बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर दूध की चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें, पिकल, अचार वगैरह बहुत ज़्यादा खाना, तो इससे बहुत सूजन हो जाती है शरीर में और फिर ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं, सिम्टम एक बेसिक सिम्टम यही है कि कंसीव ना कर पाना, और क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं? जो कारण है उसके हिसाब से सिम्टम्स पता चलते हैं। जी। जैसे कि मेरे पास एक आई थी, इसका नाम है मेरियन, वो दुबई से आई थी एक्चुअली, कई साल पहले की बात है, करीब आई थिंक 14 साल पहले की बात है। तो उसको बचपन से ही पीसीओएस था, ओके। पॉलीसिस्टिक ओवरीज। जब से पीरियड आया तब से इरेगुलर पीरियड है, वज़न बढ़ते जाता है, कितनी भी कोशिश करो वज़न घटता नहीं, मूड स्विंग होते हैं और रात को नींद एकदम लेट लेट आती है, पीरियड इरेगुलर, ये सब पहले से ही था। फिर दवाई लेती तो पीरियड आते थे, फिर एक समय ऐसा हुआ कि दवाई का भी असर होना बंद हो गया था। तो जब मैंने नाड़ी देखी तो मैंने बोला कि मुझे तो आपकी नाड़ी में यहाँ पे पिट्यूटरी करके एक ग्लैंड रहता है, वहाँ गांठ दिखाई देती है। तो पीसीओएस के बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कभी कभी ये जो ब्रेन में पिट्यूटरी है वो हमारी ओवरीज को कंट्रोल करता है। जी। सादी सीधी भाषा में ओवरीज यानी कि पता होना चाहिए पर फिर भी मैं बता दूं कि ओवरीज वो ऐसी चीज़ है महिलाओं में कि जहाँ पे हर महीने को 14 से 16वें दिन, मासिक स्राव को पहला दिन पकड़ के 14 से 16वें दिन में एक अंडा फॉलिकल वो मैच्योर होके रप्चर होता है, फलित होके निकलता है, जो फिर ओवरीज का ये अंडा जो है वो फेलोपियन ट्यूब अंदर ले लेती है, और जो गर्भाशय है वहाँ से दोनों बाजू ऐसे फेलोपियन ट्यूब है। तो जब अंडा अंदर जाता है उस समय यदि संभोग की वजह से या कोई भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी कभी कभी शुक्राणु वहाँ मौजूद है तो प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है जी। ये नॉर्मल में, राइट। लेकिन जो पीसीओएस होता है उसमें ओवरीज अंडा मैच्योर करती है लेकिन वो रप्चर नहीं होता, वो फूट करके वो बाहर नहीं पड़ता। तो उसकी वजह से हर महीने में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। तो उस तरीके से 2-3 साल तक जब यही सिलसिला चलता रहा, और शुरुआत में तो पीरियड भी रेगुलर होता है, पता नहीं चलता कि पीसीओएस है, केवल वज़न बढ़ता है, मूड स्विंग होता है, ऐसे बहुत सारे हेडेक होना, ऐसे सिम्टम्स है पर डायरेक्टली नहीं पता चलता। तो धीरे धीरे 2-3 साल ऐसे होते रहने से फिर वो ओवरीज जो है वो स्मूथ अंडाकार शेप की होनी चाहिए, उसकी जगह वो एक द्राक्ष के झुमके के जैसे, गुच्छे के जैसे बन जाती है, लूम ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं वैसी दिखती है वो। और तो फिर वो सोनोग्राफी में दिखाई देती है कि ये पीसीओएस है। तो इनका तो एडवांस स्टेज चला गया कि जहाँ पे इवन पीरियड भी नहीं आ रहे अभी तो उन्होंने फिर रिपोर्ट निकाला एमआरआई का कि हाँ मुझे पिट्यूटरी में गांठ है। पर किसी किसी को इंसुलिन इम्बैलेंस से ये हो जाता है। कई बार दूध, आजकल के दूध में ऑक्सीटॉक्सिन ज़्यादा मात्रा में है, सो बचपन से दूध की वजह से लोगों को एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, तो उससे भी पीसीओएस हो जाती है। तो स्ट्रेस से होती है, लड़कियों को बहुत स्ट्रेस होता है, तो ये सब कारण होते हैं। तो इनको मैंने तुरंत मैं बोलती हूँ जब भी ब्लॉकेज, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज है, इसमें ओवरीज काम करती है, ओवरीज पैदा कर रही है हार्मोन, लेकिन हार्मोन ओवरीज वो फॉलिकल को फलित करने के लिए बाहर नहीं काम नहीं कर रही, ओवरीज के अंदर नहीं जा रहा है हार्मोन, समझे ना। तो ब्लॉक है। तो मैंने पहले उनको 3 हफ्ते का डिटॉक्स करवाया, पंचकर्म डिटॉक्स बोलते हैं हम, इन्फोटॉक्स बोलते हैं, वो करवाया। उसके बाद में रसायन, क्योंकि शोधन कर लिया हमने, अभी उसको हमें रिन्यू करना है, तो फिर रसायन चिकित्सा की अशोक की छाल, जेस्टी मधु, रेवन चीनी, ऐसे बहुत सारे द्रव्य है जिसकी वजह से ओवरीज अच्छे ढंग से काम करती है। लेकिन यदि डिटॉक्स के बगैर वो लिए जाए तो कभी कभी नहीं फ़ायदा होता जी। तो फिर वो करने के बाद 1 साल तक उन्होंने जब दवाई की और डाइट किया, जिसमें मैंने उनको बोला था कि कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है, गेहूँ नहीं, दूध नहीं, 3 चीज़, और खट्टी चीज़ें, अचार नहीं खाना बस, और बाकी बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, प्रोटीन वाले पदार्थ
और मिलेट वगैरह मैंने उनको दिया। 1 साल के बाद पीरियड 3 महीने के बाद उसका आने लगा, 6 महीने में रेगुलर हुआ, 9 महीने के बाद उसकी ओव्यूलेशन के अंदर दिखाई दिया कि बीज रप्चर हो रहा है और फाइनली शी गॉट प्रेग्नेंट और उसको अब 12 साल का बच्चा है। बहुत ही खुश है। तो इस तरीके से पीसीओएस वो ब्लॉकेज वाली बीमारी है, तो वहाँ पे पहले ब्लॉक रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं लोगों को घरेलू प्रयोग देती हूँ कि किसी को पीसीओएस अर्ली स्टेज में है तो ये उपाय करके भी फ़ायदा हो सकता है जी। जिसमें कि पहले तो मूंग और वेजिटेबल्स सूप पे 3 महीने में एक बार 5 दिन केवल मूंग और सब्जी के सूप पे ही रहा जाए। उसके बाद ये एक घरेलू प्रयोग, और डाइट तो मैंने बता दिया आपको, तो घरेलू प्रयोग ये सारे हार्मोन इम्बैलेंस में काम आता है। मेरे गुरुजी की फॉर्मूला है। मेरे गुरुजी 124 साल जिए थे और हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो 2500 साल पुरानी परंपरा है। भगवान बुद्ध के एक वैद्य थे, वैद्य जीवक, वो हमारे मुख्य गुरु है। तो वहाँ से आई हुई फॉर्मूला है। इसमें 1 चम्मच, छोटी चम्मच जीरा, धनिया और सौंफ तीनों 1-1 चम्मच लेना है। उसके बाद आधी छोटी चम्मच सौंठ का चूर्ण, पाव छोटी चम्मच अजवाइन का चूर्ण, 1 चुटकी भर के हींग और आधा चम्मच काला नमक। ये सारी चीज़ आधे ग्लास पानी में मिला करके एक बार लेना है और इस तरीके से यही मिश्रण दिन में 4 बार लेना है। और यदि आपको मिल पाए तो अशोक का चूर्ण, अशोक छाल का चूर्ण 1 चम्मच इसमें मिला दीजिए। तो एक तो वो डाइट जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन वाला डाइट, फिर वो डिटॉक्स करना और ये होम रेमेडी। तो ये करने से मैंने देखा है कि अर्ली स्टेज के पीसीओएस में बहुत फ़ायदा हो जाता है। रेगुलर होता है पीरियड, कई लोगों को हमेशा के लिए इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो और ये तो आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, मेनोपॉज के दौरान भी ले सकते हैं। तो हार्मोन के जो इम्बैलेंसेस के लक्षण है वो नहीं दिखाई देंगे। जी मैम, आपने नेचुरल ट्रीटमेंट बताया कैसे हम नेचुरल रेमेडी जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं और पीसीओएस से भी छुटकारा पा सकते हैं और इनफर्टिलिटी में भी ये कितनी हेल्प करता है। मैं जानना चाहूँगी क्या क्या वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है इनफर्टिलिटी इन वुमेन्स के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि ट्यूब ब्लॉक, एंडोमेट्रोसिस, जो ब्लॉकेज टाइप के है प्रकार, फाइब्रॉइड, ये सभी में भी मैं सबको बोलती हूँ कि ये भी ब्लॉकेज वाले चीज़ें हैं। आजकल के ज़माने में हम, पुराने ज़माने में हमारे दादी माँ वगैरह बोला करती थी कि पीरियड में रेस्ट किया करो। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा एक्सट्रीम जा कर के एकदम से महिलाओं को घर के बाहर ही साइड में रख देते थे, वो ठीक नहीं था। लेकिन हकीकत में पीरियड के दौरान महिलाओं को या लड़कियों को थोड़ा सा आराम करना चाहिए, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, उछल कूद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान उछल कूद की तो जो ब्लड है पीरियड का नीचे से बाहर निकलना चाहिए, रज बोलते हैं जिसे, वो रज ट्यूब में से वो यूटरस के बाहर चला जाता है और उसकी वजह से फिर हर पीरियड में वहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है यूट्रस के बाहर, जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रोसिस की गांठ बन जाती है। तो ये सारी इन्फ्लेमेशन ब्लॉकेज वाली तकलीफ़ें हैं। उसमें फर्स्ट अगेन मूंग और सब्जी पे 3 से 5 दिन, यदि बहुत दिक्कत है तो हर महीने रहिए, नहीं तो 3 महीने में एक बार केवल यही सूप लेना है, उससे इन्फ्लेमेशन उतर जाएगा। सारा इन्फ्लेमेशन बढ़ने वाली चीज़ें बंद करनी है जो मैंने पहले ही बता दी है। और उसके साथ साथ मैं एक केस स्टडी आपको बताना चाहती हूँ। मिस्टर एंड मिसेस भोसले करके आए थे हमारे पास। उनकी जो कहानी है वो बहुत ही पेनफुल है। जब उनकी शादी हुई तो वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका हस्बैंड उनको बहुत ख्याल करते थे, मिस्टर भोसले, ज्योत्सना भोसले नाम है उनका। तो 6 महीने में प्रेग्नेंट हो गए। फिर उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी रह गई राइट साइड पे, और ट्यूब फट गई, तो उसकी वजह से उन्होंने वो बच्चा गंवा दिया। उनकी जान बच गई, टाइम पर पता चला तो गायनेक के पास जा कर के वो निकलवा दिया। उसके बाद 1-1.5 साल तक उनको प्रेगनेंसी वापस रही नहीं, क्योंकि एक ट्यूब तो खुली थी।
फिर जब पता किया, टेस्ट किया गायनेक के पास जा कर के, एक्सरे में पता चला कि ये ट्यूब भी बंद है कम्प्लीटली। तो फिर उनके डॉक्टर ने बोला कि आपको तो आईवीएफ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने 5 आईवीएफ की, हर टाइम सक्सेस मिली ही नहीं। 5वीं बार सक्सेस आई, लेकिन 5वें 6ठे महीने पे हाई ब्लड प्रेशर हो करके माँ और बच्चे का जीवन एकदम से डेंजर में आ गया। ऐसे लगा कि 2 में से 1 जन मर जाएगा। फाइनली बच्चा मर गया और वो बच गई। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही रहना है। और तब तक उनकी उम्र 40 की हो गई थी, तो उन्होंने सोचा अब तो मुझे बच्चा नहीं होने वाला है। उस दौरान वज़न इतना सारा बढ़ गया था हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से वगैरह। तो वो आए क्लिनिक पे, हमारे डॉक्टर दीपाली से मिले मुंबई में, और उन्होंने बोला कि एटलीस्ट मैंने सुना है कि आपके यहाँ डिटॉक्स होता है जिससे शरीर एटलीस्ट स्वस्थ हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करना चाहती हूँ, मैं डिटॉक्स करवाना चाहती हूँ ताकि मेरी सेहत अच्छी बने। मुझे बच्चे के बारे में कोई अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बहुत डिप्रेशन हो गया है। तो डॉक्टर दीपाली ने बोला हम ट्राई करते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप शरीर को शुद्ध करते हो ना, तो अचानक से शरीर खुद ही सेल्फ हीलिंग, खुद अपने आप को ठीक कर देता है। तो उन्होंने 3 हफ्ते का पंचकर्म डिटॉक्स किया, उसके बाद रसायन रिजुविनेशन करके ओवरीज ठीक कर दी। तो ओवरीज और ट्यूब के अंदर सूजन घटाने की प्रक्रिया की। फिर एक बार डॉक्टर दीपाली ने 4 महीने के बाद नाड़ी देखी, तो उनको लगा कि इनकी ट्यूब शायद खुल गई है, हम चेक करते। तो एक्सरे में पता चला कि ट्यूब खुल गई है। फिर उन्होंने बोला ओके अभी आप ट्राई कीजिए। तो उन्होंने ट्राई किया और लकीली 1 से 2 महीने में ही प्रेगनेंसी हो करके उनका बेटा अर्जुन पैदा हुआ। और वो जब भी मिलते हैं ना, तो उनके आँखों में आंसू रहते हैं, खुशी के, कृतज्ञता रहती है, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश की थी। तो अगेन वही प्रिंसिपल है यहाँ पे कि आप, शरीर जो है हमारा आत्मा का घर है। शरीर को आप जब साफ करोगे, शुद्ध करोगे सही तरीके से, कोने कोने से, तो फिर वो अपने आप ही सेल्फ हीलिंग करता है। और उसके बाद जो जो ऑर्गन हमारे वीक है, काम नहीं करते, फर्टिलिटी में ओवरीज, ट्यूब्स, हार्मोन सिस्टम काम नहीं करती है फीमेल में, तो उसको हम मजबूत करने के लिए औषधियाँ, डाइट, सुपर फूड वगैरह दे, ताकि वो मजबूत हो जाए और अपने आप ही उनको प्रेगनेंसी रह जाए जी। तो ये तरीके से काम करने से फिर धीरे धीरे हमने देखा है, अकॉर्डिंग टू एक रिसर्च पब्लिश हुई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक डॉक्टर विक्टर मैनहेव करके हमारे स्टूडेंट है नीदरलैंड के, जो मेडिकल डॉक्टर है वहाँ के। तो वो हमारे पास नाड़ी परीक्षा सीखने आए थे और क्लिनिक भी चला रहे। तो 95 की बात है। तो वो बैठे थे और उन्होंने बोला अरे आपके यहाँ तो अच्छे से रिजल्ट तो आ रहे, फर्टिलिटी थे, कौन मानेगा आपकी बात। तो हम रिसर्च पब्लिश करते। तो उन्होंने 2200 फाइल हमारे क्लिनिक की ले करके नीदरलैंड यूनिवर्सिटी में वो सारा रिपोर्ट कंपाइल करके पब्लिश किया। तो उस ज़माने में जो 18% रिज़ल्ट कन्वेंशनल एलोपैथिक से आता था, उसके कंपैरिजन में उन्होंने ये जो 2200 फाइल के कंपाइल किए, उसमें 48% रिज़ल्ट दिखाई दिया। तो उस तरीके से ये काम करने से धीरे धीरे रिज़ल्ट आ सकता है। जी बिल्कुल मैम, हमने इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स के बारे में इतना कुछ जाना है और कैसे वो ठीक किया जा सकता है नेचुरल ट्रीटमेंट से और आयुर्वेदिक से। मैं जानना चाहूँगी क्या वो, क्योंकि बार बार हम डाइट की बात कर रहे हैं, एक सही लाइफस्टाइल, एक सही डाइट, एक सही लाइफस्टाइल, एक सही डाइट क्या है जो इनफर्टिलिटी इन वुमेन में ट्रीट किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है? सो डाइट तो मैंने बताया ऑलरेडी कि इन्फ्लेमेशन होने वाली चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि गेहूँ, दूध, मांसाहार, इससे इन्फ्लेमेशन होता है, वो नहीं खाना है। उसकी जगह पे हम ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, प्रोटीन वाली कुदरती चीज़ें जैसे कि चना है, मूंग है, इस टाइप के प्रोटीन खाएं, टोफू वगैरह, और मिलेट खाएं। तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। साथ में बहुत सारे आसन है ऐसे कि वो थोड़ा सा पेल्विक रीजन को अच्छा सा सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि शोल्डर ब्रिज बोलते हैं, फिर मत्स्यासन, फिश पोजीशन, फिर पर्यंक आसन यानी कि बर्ड पोजीशन, उसके बाद गोबलेट स्क्वाट करके एक है, प्लीए स्क्वाट है, कोई भी प्रकार के स्क्वाट है वो पेल्विक को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वो
आयुर्वेद अपना योगा में भी स्क्वाट पोजीशन के होते हैं, जी जी। तो वो सब आसन करने चाहिए। और साथ में पिट्यूटरी पे काम करने वाले प्राणायाम करने चाहिए, जैसे कि अनुलोम विलोम। उसके बहुत सारे रिसर्च पब्लिश हुए कि ये पिट्यूटरी पे अच्छा काम करती है। तो अनुलोम विलोम रेगुलर करना 10 मिनट में सबको एडवाइस करती हूँ कि यदि आप हेल्दी बेबी चाहते हो, कोई दिक्कत ना हो और हेल्दी बेबी भी चाहते हो ना, तो पिट्यूटरी के ऊपर के प्राणायाम विच इज़ अनुलोम विलोम। फिर कपालभाति तो मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ क्योंकि उससे वायु कभी कभी ऊपर चढ़ जाता है। तो फर्टिलिटी के दौरान ज़्यादा कामिंग जो है प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, शीतली, ये सब करने चाहिए। मैम, जैसे आपने मुझे शुरुआती तौर में ही बताया था कि फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी जो है वो मेल फीमेल दोनों के अंदर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। वुमेन्स के बारे में हमने बात की, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, डाइट के बारे में हमने बात की, योगा से किस तरह ठीक किया जा सकता है इस बारे में बात की। मैं जानना चाहूँगी मेल इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी अगेन डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्टली आजकल के ज़माने में इन्फ्लेमेशन और रुकावट के द्वारा पैदा हुए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बिसाइड्स वो जो भी मैंने पहले बताया डाइट वगैरह, वो सब मेल में भी काम आते हैं, ज़रूरी है। लेकिन उनको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, मोबाइल को अपने पॉकेट में नीचे पैंट में नहीं रखना है। क्योंकि मैं एक ग्रुप के साथ रिसर्च कर रही थी और हमने पब्लिश पाया 2 ग्रुप में, एक जो 3 महीने से मोबाइल पॉकेट में रखते थे उनके शुक्राणु में बहुत कमी हो गई थी वर्सेस जो नहीं रखते थे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब मेल जो है वो मोबाइल को पॉकेट में ना रखे, पैंट के यहाँ रखे तो हार्ट पे इफेक्ट आएगी, मे बी कहीं और रखे। तो ये एक बात है। और दूसरा ये है कि उनको खट्टा नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो शुक्र है वो कफ का ये है, तो वो गर्मी से एकदम से कम हो जाते, तो खट्टा नहीं खाना चाहिए। एंटीबायोटिक ले ली तो उसके बाद जीरा, धनिया और सौंफ का पानी पी पी करके उससे जो गर्मी पैदा हुई उसे बैलेंस करना चाहिए। तो ये एक प्रिवेंशन है। मैं एक केस स्टडी बताना चाहती हूँ और उसके साथ होम रेमेडी दूंगी मैं। तो एक भाई थे हमारे पास आए थे, जावेद खान करके, उनको 7 साल से शादी हो गई थी और बच्चे नहीं हो रहे थे। उनके शुक्राणु 0 थे, या कभी अज़ोस्पर्मिया जिसे बोलते हैं, या कभी कभी 1 या 2 आ जाते थे, पर वो भी डेड थे। तो जब हार्मोन हमने चेक किए तो हार्मोन में उनके जो पुरुष के हार्मोन रहते हैं वो जितने होने चाहिए उससे केवल 30% थे, 30%। और जो फीमेल के हार्मोन जो होने चाहिए उससे करीब डबल थे। तो ये मुख्य वजह थी। तो हमने उसे पथ्य में उड़ीद, आपको पता होगा उड़ीद बहुत ज़्यादा फेमस है, तो 25 ग्राम उड़ीद रोज खाने को कहा था। उड़ीद से टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन थोड़ा सा बढ़ सकता है। साथ में खजूर 3, उसमें घी डाल के वो भी रोज खाने को कहा। और आयुशक्ति की औषधियाँ हैं जिसमें कि अश्वगंधा, कौचा, गोक्षुर, ये 3 मुख्य है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दी। और साथ साथ में पिपली बोलते उसे, ये खुद ना करे क्योंकि पिपली बहुत गर्म चीज़ है। तो उनका प्रकृति देख करके हमने 5 से 7 पिपली दी थी। क्यों? क्योंकि पिपली जो है उसके बहुत सारे रिसर्च पब्लिश है कि वो पिट्यूटरी और मेटाबॉलिक हार्मोन सिस्टम को ठीक करती है, स्पेशली मेल ओरिएंटेड। सो उसकी वजह से एक्चुअली उसका पिट्यूटरी ठीक था, लेकिन जो कन्वर्ट होने चाहिए टेस्टोस्टेरोन, यानी एक सादी भाषा में बताती हूँ कि वो नहीं हो रहे थे, ब्लॉक था वहाँ पे। तो वो सलटने की वजह से उनको कुछ 4 महीने में नॉर्मल हो गए, काफ़ी काउंट बढ़ गए थे। और 6 महीने में प्रेगनेंसी हो गई वाइफ को, क्योंकि वाइफ को कोई तकलीफ नहीं थी जी। तो फिर आज उसको करीब 6 साल का बच्चा है। बिल्कुल मैम, आपने काफ़ी कुछ जानकारी आज हमारे साथ शेयर की, इनफर्टिलिटी इन वुमेन और मेल के बारे में बताया, कैसे उसे ट्रीट किया जा सकता है नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से, क्या डाइट और लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना इनफर्टिलिटी ऑन वुमेन और मेल में कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे आयुर्वेदा इसमें कितना ज़्यादा अहम भूमिका जो है वो निभाता है, नेचुरल ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल और डाइट कितना ज़रूरी है, योगासन कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, आज हमने इसके बारे में जाना। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रही PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।